मैं नवल किशोर झा आज कक्षा द्वादश के लिए एक कहानी लेकर आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ। कहानी का शीर्षक है पहलवान की ढोलक। यह कहानी हिंदी साहित्य के जाने माने आंचलिक कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु की विशिष्ट रचना है। तो कहानी शुरू करने के पहले मैं लेखक परिचय दे देना उचित समझता हूँ। सुविख्यात कहानीकार का जन्म 4 मार्च सन 1921 को औराही हिंगना जिला पूर्णिया में हुआ था, जो वर्तमान बिहार में एक जिले के रूप में प्रसिद्ध है। इनकी प्रमुख रचनाएं मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, ऋण जाल, धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत, जो संस्मरण के रूप में काफ़ी ख्याति प्राप्त किए, नेपाली क्रांति की कथा जो रिपोर्टाज के रूप में पठनीय है, तथा रेणु रचनावली जो 5 खंडों में विभाजित है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इस महान कथाकार का निधन 11 अप्रैल सन 1977 में पटना में हुआ। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु का जीवन उतार चढ़ाव एवं संघर्षों से भरा हुआ था। साहित्य के अलावा विभिन्न राजनैतिक एवं सामाजिक आंदोलनों में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। उनकी यह भागीदारी एक ओर देश के निर्माण में सक्रिय रही, तो दूसरी ओर रचनात्मक साहित्य को नया तेवर देने में सहायक रही। अब मैं कहानी को आपके सामने में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है पहलवान की ढोलक, जो कई खंडों में विभाजित है। पहला जो बिंदु है इसका मैं आपके सामने में लेकर प्रस्तुत हूँ। प्राकृतिक आपदा में रात्रि का सन्नाटा। सर्दी की निस्तब्ध रात्रि में आकाश में केवल तारे ही चमक रहे थे। यह कहानी का प्रारंभ है। अमावस्या की रात गीदड़ और उल्लुओं की डरावनी आवाज़ों से अपने जीवंत होने का एहसास करा रही थी। गांव में हैजा और मलेरिया का भयंकर प्रकोप था। चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी। सभी के बीच मौत का सन्नाटा व्याप्त था। केवल बच्चे कभी कभार निर्बल कंठों से माँ पुकार लेते थे, परंतु इससे रात्रि की नीरवता में, उसकी भीषणता में कोई विशेष अंतर नहीं होता था। इस चित्कार के अतिरिक्त पूर्णतया सन्नाटा तब और गहरा जाता था जब चारों तरफ गीदड़ों की आवाज़ और उल्लुओं की आवाज़ सुनाई देती थी। रात भयानक सी लगती थी। अब दूसरा बिंदु है पहलवान की ढोलक। एक पहलवान उसी गांव का था जिसका नाम था लुट्टन सिंह पहलवान। लेखक के अनुसार पहलवान लुट्टन सिंह 9 वर्ष की आयु में ही अनाथ हो गया था। बचपन में ही विवाह हो जाने के बाद उसका पालन पोषण उसकी विधवा सास ने किया था। चूँकि उसकी सास को गांव वाले तरह तरह से तंग किया करते थे, इसलिए पहलवान के मन में, लुट्टन के मन में गांव वालों से बदला लेने के लिए पहलवानी का शौक चढ़ा। खान पान अच्छा होने के चलते
वह कुछ ही समय में बिल्कुल सुडौल हो गया, उसका बदन सुडौल हो गया। जाड़ों की उस निस्तब्ध रात में केवल उसकी ढोलक पूरे गांव में नया जोश भरकर संजीवनी का काम करती थी। गांव में प्रत्येक व्यक्ति उसे जानता था। वह सायंकाल होते ही अपने ढोलक की आवाज से गांव वालों में व्याप्त भय को दूर करने का प्रयास करता था। सायंकाल से भोर के प्रहर तक वह अबाध गति से ढोलक बजाता रहता था। दूसरा बिंदु है लुट्टन सिंह के विषय में कि लुट्टन सिंह की चांद पर विजय, कैसे वह राज पहलवान हुआ, उसके विषय में भी मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार श्यामनगर में कुश्ती का आयोजन हुआ। पंजाब के पहलवान बादल सिंह अपने चेलों के साथ, चांद सिंह के साथ उस मेले में कुश्ती में भाग लेने के लिए आया हुआ था। सभी नामी गिरामी पहलवानों को परास्त कर उसने शेर की उपाधि प्राप्त कर ली थी और वह बीच बीच में शेर की तरह दहाड़ता था। लोग उससे भिड़ने में डरते थे। तभी लुट्टन सिंह ने उसे चुनौती दे दी। ढोलक जो अब तक बोल रही थी, ढोलक की आवाज़ बंद हो गई। श्यामनगर से लुट्टन ने अप्रत्याशित अनुमति लेकर चांद सिंह को चुनौती दे दिया। लोग आश्चर्यचकित रह गए कि ये नामी गिरामी पहलवान चांद सिंह कुछ ही समय में लुट्टन को हलवा बना देगा। लेकिन हुआ ठीक इसके विपरीत। जब राजमत और जनमत चांद सिंह के पक्ष में था तो लुट्टन केवल ढोल की आवाज पर ही ध्यान दे रहा था। वह सुन रहा था कि ढोलक कह रही है, दाव काटो बाहर हो जाओ, दाव काटो बाहर हो जाओ, ताक देना दे, ताक देना दे। और सबके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब लुट्टन ने बड़ी करारी शिकस्त दी चांद सिंह को। लुट्टन की जय जयकार होने लगी। राजा श्यामानंद ने उस दिन उसे पुरस्कृत ही नहीं किया बल्कि राज पहलवान भी घोषित कर दिया। राज दरबार में लुट्टन सिंह पहलवान कैसे रहा, अब मैं आपके सामने में रख रहा हूँ। राज दरबार के पहलवान के रूप में लुट्टन सिंह को अपना स्थान मिल गया। उसने काला खां पहलवान को हराकर अपनी कीर्ति दूर दूर तक फैला दिया। उसके संबंध में यह धारणा थी कि वह जैसे ही लंगोट लगाकर आली कहता है, दूसरे जो उसके प्रतिद्वंदी पहलवान थे वो उसको लकवा मार जाता था। लेकिन उसको भी उसने जमीन सुंघाकर चांद दिखा दिया, आकाश दिखा दिया। सत्ता और शासन का परिवर्तन। कुछ दिनों के बाद 15 साल तक लुट्टन अजेय रहा। इस बीच उसकी पत्नी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। वो भी अपने पिता के तरह गठीला था। राज खर्च से ही उसका भी पालन पोषण हो रहा था। लेकिन जैसे ही राजा श्यामानंद की मृत्यु हुई, सत्ता में परिवर्तन हुआ और सत्ता की चपेटाघात में पड़ा पहलवान भी। राजा श्यामानंद की मृत्यु के पश्चात विलायत में रहने वाले राजकुमार ने आकर लुट्टन सिंह पहलवान को राज दरबार से बाहर कर दिया। अब दंगल का स्थान घोड़ों की रेस ने ले लिया। गांव में आकर लुट्टन सिंह ने अपने गांव के बाहर में एक झोपड़ी बांध दी और वहीं गांव वालों को वह पहलवानी सिखाने लगा। एकाएक उस गांव में महामारी का प्रकोप हुआ। मलेरिया और हैजे के प्रकोप से गांव में रोज 2-2, 3-3 लाशें उठने लगी। लेकिन लुट्टन सिंह पहलवान का रोज का नियम था कि वह सायंकाल से सुबह के भोर प्रहर तक आबाद गति से ढोलक बजाता था और लोगों में संजीवनी शक्ति भरता था।
उसी हैजे और मलेरिया के चपेट में उसके दोनों बेटे भी आ गए। एक रात में उसके दोनों बेटे हैजे का शिकार हो गए। लेकिन लोगों ने जब सुना कि लुट्टन ने सुबह के प्रहर में राजा श्यामानंद का दिया हुआ वह जंघिया पहना, रेशमी जंघिया, कसरत किया और दोनों कंधे पर दोनों बेटे की लाश लेकर नदी में बहा आया, लोगों ने यह सोचा कि अब लुट्टन ढोलक नहीं बजाएगा। परंतु संध्या काल आते ही लुट्टन की ढोलक पुनः बजने लगी। लोग कहने लगे कि 1.5 हाथ का कलेजा है लुट्टन का। दुर्भाग्य से एक दिन ढोलक नहीं बजी। लुट्टन के कुछ रुग्ण शिष्यों ने आकर सुबह के प्रहर में देखा तो लुट्टन की लाश चित पड़ी हुई। वो कहा करते थे कि देखना, मुझे किसी ने आज तक चित नहीं किया। जब मैं मरूं तो मुझे चिता पर चित नहीं, पेट के बल लिटाना और ढोलक बजा देना। यहाँ कहानी समाप्त होती है। अब कुछ एक प्रश्न लेकर मैं आपके सामने में प्रस्तुत हूँ, जो आपको स्वयं हल करने चाहिए। और वह प्रश्न इस प्रकार है कि रात्रि की निस्तब्धता को कौन भंग कर रहा था? लुट्टन ने अपना गुरु ढोल को ही क्यों माना? चांद सिंह मैदान में अकेला खड़ा खिसियानी बिल्ली की तरह क्यों मुस्कुरा रहा था? पहलवान की ढोलक क्या करने में समर्थ नहीं थी? लुट्टन सिंह की मृत्यु कैसे हुई? इन तमाम प्रश्नों के हल आप स्वयं करने का प्रयास करेंगे। कल फिर हम लोग एक नए पाठ के साथ, नई ऊर्जा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।